हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने साथ मिलकर यूनिट एंड डायमेंशन को कम्प्लीटली कवर किया। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में मैंने आपको समझाया। हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराया। आज कुछ अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आ चुके हैं पिछले कुछ ईयर्स में। उन सारे क्वेश्चंस को आज मैं कराऊंगा यहाँ पर, जिससे आपका जो शुरू से लेकर अंत तक का, यूनिट से लेकर स्क्रू गेज तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका आज फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो वो सारा कॉन्सेप्ट आज आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट को आज रिवाइज करा दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। जो नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करवा रहा हूं इस वीडियो में। सारे कॉन्सेप्ट पिछले जो 12 लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर जो क्वेश्चंस किया उन सभी क्वेश्चन से अलग नीट और जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे आज, जिससे आपका जो 12 वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा एक वीडियो में कवर हो जाए, ताकि इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से जाकर कर पाएँ, अपने कोई भी अच्छा सा बुक लेकर उस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स का आना सिर्फ जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखना जरूरी है। कैसे किस पॉइंट पर कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ये आना जरूरी है। और लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट का अप्लाई कैसे करेंगे ये सीखना जरूरी है। मैं केवल आपको ये सिखा रहा हूँ, इसमें आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, स्पीड खुद गेन करनी है आपको इसमें। तो इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चंस को पॉज कीजिएगा, उसके बाद करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा 2 बार 3 बार 4 बार नहीं हुआ तब जाकर वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। उसके बाद इस जो वीडियो खत्म हो जाने के बाद जो भी कोई भी अच्छा सा बुक ले लीजिएगा, एससी वर्मा हो गया, डीसी पांडे हो गया, कोई भी अच्छा सा एक बुक ले लीजिएगा, उसका सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको स्पीड दिलाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वह स्पीड आपको खुद गेन करनी होगी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे सारा यूनिट से लेकर स्क्रू गेज तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। बस इसको बस फट से कर डालिए 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर डालिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इसमें। हो गया? ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये यूनिट से क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2012 में ये नीट में 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको ध्यान से देखिए और बस 2-3 सेकंड के अंदर इसको बना दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिलो दिमाग के अंदर छाप दिया है। बस उन सारे को उसमें से यूनिट वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए बस 2 सेकंड में। ओके, कीजिए। क्या बोला? द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। डैम्पिंग फोर्स पढ़ेंगे अब आगे। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है वो आगे आप पढ़ेंगे, ऑसिलेशन में आता है डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स अभी उतना डैम्पिंग फोर्स में घुसते नहीं है क्या होता है, बस जानिए डैम्पिंग फोर्स दिया है तो एक फोर्स है जो कि वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है। तो फोर्स क्या दिया है, बस आप इतना जानिए भी कि फोर्स एक दिया है जो कि वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक फोर्स दिया है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट तो आएगा ना। प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे यहाँ से तो कांस्टेंट आएगा। तो एक कांस्टेंट को के मान लेते हैं, तो एफ इक्वल टू के भी लिख देते हैं। के का डायमेंशन पूछा है, कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा है, यानी के का डायमेंशन पूछा है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई वी। एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन हम आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ml t टू द पावर -2 होता है। वेलोसिटी का क्या होता है? l t टू द पावर -1, t टू द पावर -1। बस l से l को काट दीजिए, क्या हो जाएगा? m t
एल कुछ नहीं है तो एल 0 हो जाएगा, और टी टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस, टी टू दी पावर -1 ऊपर जाएगा जब टी, तो क्या हो जाएगा टी टू दी पावर +1 हो जाएगा, टी टू दी पावर -2 +1 तो क्या हो जाएगा -1। यूनिट पूछा है ना, तो यूनिट निकाल दीजिए। मास है तो इसका केजी हो जाएगा, लेंथ तो 0 हो गया तो लेंथ कुछ है ही नहीं, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा केजी पर सेकेंड। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपको मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नोट कर लिया आपने, ओके। फटाफट आज क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप करते हैं, ये भी यूनिट का है, नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहले आपको पता होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, तो अभी आपको पता नहीं होगा, वो आगे पढ़िएगा आप, बस या इतना जान लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी नाम का एक चीज़ होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको बता देते हैं, उससे डायमेंशन यूनिट निकालना बता देते हैं कैसे निकलता है, सिर्फ यूनिट निकालना हम आपको सिखा रहे हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है Qx/A इंटू टी टू दी पावर T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी, जहाँ पर Q क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। थर्मल कंडक्टिविटी में हीट ट्रांसफर किया जाता है, तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है Q, कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो किया वो होता है Q। तो Q क्या है कि एनर्जी का, हीट एक एनर्जी का सोर्स है, तो Q क्या है कि एनर्जी है। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा जूल। एक्स यहाँ पर थिकनेस होता है, स्लैब होता है, स्लैब का थिकनेस होता है, तो स्लैब का थिकनेस होता है एक्स जो है स्लैब का थिकनेस दिया जाता है, थिकनेस है तो ये क्या है लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा मीटर होगा, बटा एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा ना, आपको बता चुके हैं। लेंथ इंटू लेंथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ गुना ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो एरिया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर है, ये T1 और T2 जो है टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन, बस याद रखिए। और T यहाँ पर स्मॉल टी जो दिया हुआ वो टाइम दिया है, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। बस यहाँ से निकालिए अब इसको, जूल पर सेकेंड है कि नहीं, ये जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड याद है आपको किसका फॉर्मूला है, 9th क्लास में आपको आपने पढ़ा होगा, पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड होता है, पावर का यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क, अमाउंट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि एक सेकेंड में कितना काम किया गया उसी को पावर कहते हैं। अब पावर का क्या होता है जूल पर सेकेंड, जूल ऊपर पर सेकेंड नीचे सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इसको क्या लिख सकते हैं वाट, इसका यूनिट वाट लिखते हैं, वाट का केवल हम W यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए यूनिट में, ठीक है। तो इसका हम लिखते हैं यूनिट क्या हो जाएगा वाट, तो जूल पर सेकेंड को हम वाट लिख देते हैं W से, क्योंकि देख रहे हैं कि W में ही दिया है आंसर, तो W से लिख देते हैं। उसके बाद ये M से 1 M चला जाएगा, तो बचेगा नीचे 1 M, नीचे बचा कितना 1 M बचा, और क्या बचा K बचा जो कि केल्विन दिया हुआ है, टाइम नहीं बचा, तो क्या हो गया W मीटर पर -1 और केल्विन का पावर -1, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, आपका ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो आपका ये ऑप्शन सही आंसर है। देख लीजिए नीट 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, क्या कर लिए, हो गया ओके। चलिए क्वेश्चन कीजिए और फटाफट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नीट 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर्नाटका नीट 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या दिया हुआ, अ पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज, इनमें से किस पेयर का डायमेंशन सेम होगा वो दिया है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन, इम्पल्स क्या होता है
इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम। फोर्स ml t टू द पावर -2 टाइम t, तो क्या हो जाएगा ml t टू द पावर -1। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ml t टू द पावर -2 हो जाएगा। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला होता है आगे आप पढ़िएगा, ठीक है। इतना अभी आप जान लीजिए कि सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स बराबर, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया, और लेंथ ही है, लेंथ से लेंथ चला जाएगा तो क्या बच जाएगा ml0 t टू द पावर -2। डायमेंशन सेम नहीं है तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, जैसे लीनियर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये आप जान लीजिए। यहाँ पर अभी आप आगे आप पढ़िएगा रोटेशन चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के जगह पर होता है एंगुलर मोमेंटम में, और वेलोसिटी के जगह पर लीनियर वेलोसिटी के जगह पर एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर मोमेंटम में। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन भी पढ़िएगा, उसी चैप्टर में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पढ़िएगा वहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी पढ़िएगा। बस आप इतना जानिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन लेंथ होता है, तो लेंथ का स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, इंटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा l t टू द पावर -2। एंगुलर मोमेंटम क्या निकल जाएगा, m l स्क्वायर इंटू एल, तो l का पावर 3 हो जाएगा ना, l का पावर 3 इंटू t टू द पावर -2, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का निकल गया। वर्क का क्या होता है, वर्क एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का आपको याद होगा ml स्क्वायर t टू द पावर -2। मैच नहीं कर रहा है तो ये भी ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। हमने देखा कि ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन में देखिए वर्क एंड टॉर्क दिया है। वर्क क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म है, तो क्या होगा ml स्क्वायर t टू द पावर -2 हो जाएगा। टॉर्क होता है क्या, जैसे फोर्स होता है लीनियर मोमेंटम अगर लेते हैं तो जैसे लीनियर में फोर्स होता है उसी तरह से एंगुलर में टॉर्क होता है। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स सही ना होता है। तो टॉर्क यहाँ पर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम को कहेंगे हम टॉर्क। तो टॉर्क का क्या हो जाएगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको हम फोर्स इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो सिंपल फोर्स इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं इसको। फोर्स का ml t टू द पावर -2 इंटू डिस्टेंस l, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t टू द पावर -2। ये देखिए डायमेंशन सेम हो जा रहा है दोनों का। ये था किसका, वर्क का, ये था टॉर्क का। ये वर्क का, ये टॉर्क का, दोनों का डायमेंशन सेम हो गया है। तो यही ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन 4 भी देख लीजिए, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी दिया है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या होता है, प्रेशर के बराबर का फॉर्मूला होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ये आप पढ़ चुके थे। तो यहाँ से ml t टू द पावर -2, अब बाई एरिया का ऊपर l टू द पावर क्या हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा m l टू द -1 t टू द -2, ये हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये तो स्ट्रेस का निकल गया, क्योंकि स्ट्रेस का और प्रेशर का दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। तो स्ट्रेस का निकल गया। अब बाई स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, मैं पहले ही लेक्चर में बताया था आपको, पहले या दूसरा लेक्चर में, कि डायमेंशन लेस होता है स्ट्रेन। तो m0 l0 यहाँ पर हो जाएगा एंड t0, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन यंग्स मॉडुलस को। यंग्स मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये आपका हो गया।
और यंग्स मॉड्यूलर के साथ क्या दिया, एनर्जी दिया है ना, तो एनर्जी भी तो वर्क है, वर्क की एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है ml² T⁻²। मैंने आपको बोला था कि एनर्जी का याद कर लीजिएगा। देखिए डायमेंशन मैच नहीं करा तो ऑप्शन डी गलत होगा, ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिया। ओके, ये देखिए क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेन 2005 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए जरूर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें से किसका डायमेंशन जो है डिफरेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट है डिफरेंट डायमेंशन। इनमें से 3 सेट दिया गया है, 4 ऑप्शन में 3 सेट दिया गया है, इनमें से बोल रहा है किस सेट का डायमेंशन सेम नहीं होगा। तो प्रेशर, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस, सबका प्रेशर, सबका डायमेंशन सेम होगा। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और प्रेशर और स्ट्रेस का मैंने बताया था डायमेंशन सेम होता है, तो प्रेशर का भी डायमेंशन और स्ट्रेस का डायमेंशन वो तो सेम ही होगा। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन कोई डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। और यंग्स मॉडुलस लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही तो एंगुलर, वही तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हो जाएगा। तो इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में क्या दिया, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को कहते हैं ईएमएफ। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी, इसका भी डायमेंशन वही होगा जो ईएमएफ का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, तो इसका भी डायमेंशन सेम होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। हीट, वर्क डन, एनर्जी, तीनों तो एनर्जी ही है, वर्क डन भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, एनर्जी भी एनर्जी है, तीनों का डायमेंशन सेम होगा, एनर्जी है। तो डी ऑप्शन देखो, देखिए डी ऑप्शन में डायपोल मोमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तीनों अलग अलग क्वांटिटी है और तीनों का डायमेंशन अलग अलग होता है, वो जान लीजिए। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट टॉर्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डायपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इसका डायमेंशन अलग हो जाएगा क्योंकि अलग क्वांटिटी है तो डायमेंशन भी अलग होगा। डायपोल मोमेंट टॉर्क इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, तो इसका भी डायमेंशन अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे लिखते हैं, F = K Q1Q2/r² लिखते हैं। Q1 और Q2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको r मानते हैं, r से कहते हैं। K कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का वैल्यू होता है कांस्टेंट है ये। Q1 Q2/r² होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया। अब इन इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में जब चार्ज से डिवाइड देंगे तो एक चार्ज से एक चार्ज गया तो क्या हो जाएगा, K/r²। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी अलग होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन भी अलग होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायमेंशन अलग हुआ। तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ नोट करने का था नहीं वैसे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। स्ट्रेस का पूछा था, स्ट्रेस का क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है जो जानते हैं, प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वही स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। तो बस मार दीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ml T⁻²/L², एक एल से एक एल गया तो क्या हो जाएगा, ml⁻⁻1 T⁻², ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कीजिए। ओके, कर लिया आपने। ये देखिए, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है 1993 में।
ठीक है, 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया है? द टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of oil is given by eta equal to P into R square minus X square by 4VL, where V is velocity of oil at the distance X from the axis. क्या दिया है? eta इक्वल टू क्या दे दिया है? P इंटू R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बाई 4VL, ये दिया है ना। P प्रेशर दिया है, R रेडियस है, X डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है, L लेंथ है। ठीक है, तो ईटा का डायमेंशन पूछा है, ये क्या होगा? ऑयल का विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा वो पूछा है ना। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का होता है फोर्स बाई एरिया, ये फोर्स बाई एरिया हो जाएगा ml T⁻⁻² बाई L स्क्वायर, L से L गया तो m L⁻⁻1 T⁻⁻², ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्रेशर का क्या हो गया? ml⁻⁻1 T⁻⁻²। ये दोनों आप क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि केवल उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम होगा। वैसे क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम होगा उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट क्या हुआ? मतलब ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ये ऐसे भी पता चला है कि दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा L बाई 4 तो कांस्टेंट है वेलोसिटी का डायमेंशन, L T⁻⁻1 इंटू L। अब काटिए, इस L से इस L को काट देंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml⁻⁻2 -1 है, +1 है, L⁻+1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ml⁻⁻2 हो जाएगा और नीचे T⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। +1 -1 क्या -2 क्या हो जाएगा? T⁻⁻1। ये डायमेंशन हो गया ईटा का। तो ईटा का ये डायमेंशन होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है वो, यहाँ स्क्वायर ना दिया हुआ है तो L का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा ना। तो इसका स्क्वायर होगा तो ये इससे L चला जाएगा तो क्या बच गया? यहाँ से लिखिए, एक L से यहाँ से भी चला जाएगा तो ये पूरा, ये दोनों L से ऊपर वाला L चला गया तो क्या बच गया? M, L तो हुआ नहीं, L तो रहा नहीं। अब ये दोनों L इसमें L स्क्वायर से चला गया तो बचा L का पावर -1 यहाँ वाला, और T -1 है, ऊपर जाएगा +1 तो T का पावर हो जाएगा -1। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ml⁻⁻1 T⁻⁻1 होगा ना -1। यहाँ -1 है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। T⁻⁻2 +1 क्या हो जाएगा? -1 होगा ना, T⁻⁻1 तो ml⁻⁻1 T⁻⁻1। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हो गया, समझ गए आप? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर से आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, कीजिए जरूर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। दिया है टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इतना का वैल्यू क्या होगा? 9.99 माइनस 0.0099, इतना का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, राउंड ऑफ चेक करना है। एक ही क्वेश्चन में दोनों हम लिपटा देंगे। यहाँ पर देखिए क्या जाएगा? 9.99 माइनस 0.0099, ठीक है। इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताइए तो? 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा कि नहीं? इसमें कितना होगा? 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कि कोई पॉइंट, कोई नंबर 1 से कम हो
तो डेसिमल के बाद वाला जो जीरो होता है वो नहीं गिना जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर केवल ये नॉन सिग्निफिकेंट जो नॉन जीरो नंबर है वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। हम आपको बता चुके थे कि वैसा फिगर जो एक से कम हो, वैसा वैल्यू जो एक से कम हो, ये वैल्यू एक से कम है तो उसमें पॉइंट के बाद जो जीरो आता है और नॉन जीरो डिजिट से पहले जो नंबर आता है, नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला जो जीरो होता है वो सारा जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें डेसिमल के बाद वाला ये जीरो दोनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये वैल्यू एक से कम है, एक से कम है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर केवल ये दोनों होगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब इसको करेंगे, इस पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर होता है, दो सिग्निफिकेंट फिगर और डालते हैं, जीरो जीरो सिग्निफिकेंट अब हो गया, ये वैल्यूएबल हो जाएगा। इससे एक लेंगे, इससे एक इसमें लेते हैं तो 10 हो जाता है, 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा एक, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 8, 8 का 8, यहाँ बच गया 9.9, इतना वैल्यू हो गया। अब राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ कितना, जो 2 डिजिट दिखाई दे रहा है वो वैल्यूएबल डिजिट दिखाई दे रहा है। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को लिखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में, तो इसको सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिख सकते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिख सकते हैं, 9.98 लिख सकते हैं ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लिए, हो गया, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ये सब पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है नीट में, आ सकता है, नीट वाले बच्चे जरूर बनाए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, दिया है z इक्वल टू a का पावर 4 b का पावर 1/3 बाई बटा c इंटू डी का पावर 3/2। देख लीजिए ऑप्शन में कैसे दिया, ऑप्शन एरर हमेशा जुटता है, तो माइनस वाला जो होगा वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन माइनस वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी देखते हैं। तो कैसे लिखा जाता है इसको, देखिए ये 4 बाहर आता है, डेल्टा ए बाई ए लिखते हैं, डेल्टा ए बाई ए लिखते हैं। ऑप्शन डी में देखिए कैसे दिया है, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। इसको लिखते कैसे हैं वो आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 4 बाहर आता है, डेल्टा ए बाई ए प्लस होता है 1/3 बाहर आएगा, डेल्टा बी बाई बी प्लस आएगा, डेल्टा सी बाई सी फिर प्लस आएगा, 3/2 बाहर आएगा, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, नीट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, जरूर कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया, चलिए क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये एम्स 2017 का क्वेश्चन है। पहले एम्स एग्जाम होता था, 2019 से पहले एम्स एग्जाम होता था, उस एम्स एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो ये नीट में भी आ सकता है, ठीक है। इसको कीजिए जरूर, पॉज करके पहले कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्या दिया है, अ फोर्स F is applied into a square plate of side L if the percentage error in determining of L is 2% and that in F is 4%. The permissible
परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग द प्रेशर। प्रेशर को डिटरमाइन करने में परसेंटेज परमिसिबल एरर क्या होगा? क्या दिया है? लेंथ में दिया है 2% का एरर हुआ है, लेंथ में 2% का एरर हुआ है। और क्या दिया है? फोर्स में 4% का एरर दिया है। तो प्रेशर में परमिसिबल एरर क्या पूछा है? प्रेशर में क्या परमिसिबल एरर होगा? प्रेशर का क्या हो जाएगा? लेंथ फोर्स और लेंथ के टर्म में प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है ना। एरिया को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाई लेंथ गुना लेंथ यानी लेंथ स्क्वायर। इसको कीजिए डेल्टा पी बाई पी बराबर डेल्टा एफ बाई एफ, डेल्टा एफ बाई एफ प्लस 2 बाहर आएगा और क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा पी बाई पी निकालना है, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 परसेंटेज एरर ना निकालना है। तो परसेंटेज एरर तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 100 से। तो डेल्टा एफ बाई एफ प्लस 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। हो जाएगा ना? फोर्स में कितना परसेंट का एरर दिया है? इंटू 100 होगा। इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन पी बराबर परसेंटेज एरर इन एफ प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एल होगा ना। एफ का परसेंटेज एरर कितना दिया है? एफ का परसेंटेज एरर दिया है 4% प्लस एल का दिया है 2 इंटू 2%, यानी कि पी डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 8%। तो 8% आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी में आपका 8% सही आंसर दिया है। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन था, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिया आप लोग? नोट कर लीजिए। ओके, चलिए जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। दिया है स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। एक सिंपल पेंडुलम के 100 ऑसिलेशन को 4 बार मेजर किया। 100 ऑसिलेशन वाले सिंपल पेंडुलम को 4 बार मेजर किया है एक स्टूडेंट ने। तो पहला बार मेजर किया तो पहला बार का डेटा जो है मान लेते हैं, A1 इक्वल टू आया है 90, A2 इक्वल टू आया है मान लेते हैं 91, A3 इक्वल टू आया है 95 और A4 इक्वल टू आया है 92। ठीक है? तो क्या बोल रहा है? इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम इज। मीन टाइम पूछा है ना, तो मीन टाइम कैसे निकालते हैं? पहले कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ाए थे आप लोगों को, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ाए थे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ाए थे। पहले क्या करते हैं? इन सारा डेटा को पहले मीन निकालते हैं। तो ए मीन क्या हो जाएगा निकालेंगे तब? 90 प्लस 91, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 बाई 1 2 3 4 4 है, तब 4 से डिवाइड दे देंगे। कितना आएगा कर लीजिए? 360 तो ऐसे हो जाएगा 5 2 7 1 8 इतना होगा बटा 4 से डिवाइड दीजिए 92 आ गया ए मीन। तो ए मीन निकाल लिए हम, 92 आ गया। ठीक है? अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे।
मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेंस का। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो ए मीन जो आया उसमें से इन सारा डेटा को माइनस करते हैं, तो ए मीन कितना आया है। मीन एब्सोल्यूट एरर में, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा ए मीन लिखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, A3 माइनस ए मीन, A4 माइनस ए मीन, तो क्या हो जाएगा, तो 92 माइनस 90 कितना आ गया 2, A1 मीन आया, डेल्टा A2 मीन कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर A1 आया है, एब्सोल्यूट एरर A2 कितना आ जाएगा 92 माइनस मीन जो आया है उसमें से एक्चुअल डेटा को माइनस करते हैं ना, -1 करेंगे, -91 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, डेल्टा A3 बराबर क्या हो जाएगा 92 माइनस 95 क्या हो जाएगा -3, और डेल्टा A4 बराबर 92 माइनस 92 0 हो जाएगा ना। तो डेल्टा ए के क्या निकाल लिए हैं, डेल्टा A1 इक्वल टू 1, डेल्टा A2 इक्वल टू डेल्टा A1 इक्वल टू 2, डेल्टा A2 इक्वल टू 1 और डेल्टा A3 इक्वल टू -3 एंड डेल्टा A4 इक्वल टू 0 आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखते हैं, ए मीन से, इसमें सभी चीज़ को हमेशा ऐड ही करते हैं, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। निगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव मोड के अंदर, मोड एक मशीन था जिसमें उसमें कुछ भी डालो तो पॉजिटिव बन के बाहर निकलता था, तो उस मोड में डालेंगे इस निगेटिव को तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐड करते हैं। ये जान लीजिए एरर हमेशा ऐड होता है। जब एरर 2-3 चीज़ में कुछ ना कुछ एरर हो रहा है तो जब सबको ओवरऑल कीजिएगा तो सारा का सारा एरर ऐड हो जाएगा, एरर बढ़ जाएगा। तो एरर हमेशा ऐड होगा, नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसको मोड के अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेते हैं mod 2 प्लस mod 1 प्लस माइनस mod प्लस 0 बाई 4। मीन एब्सोल्यूट एरर में टोटल से डिवाइड करते हैं तो करिए कितना आ जाएगा 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा बटा 4, यानी कि 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा 1.5 सेकेंड। ये टाइम दिया हुआ था तो 1.5 सेकेंड आ गया। तो एब्सोल्यूट टाइम क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन द रिपोर्टेड टाइम मीन टाइम शुड बी, रिपोर्टेड मीन टाइम को कैसे लिखते हैं 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं ना। जो मीन आया है उसके साथ इतना का एरर हो रहा है, प्लस माइनस इतना का ज़्यादा हो सकता है या इतना एरर कम हो सकता है। 4 बार मेजर करने पर कुछ ऐसा आया वैल्यू, ऐसा वैल्यू आया। एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए पहले, एब्सोल्यूट एरर पहले मीन निकाल लेते हैं, सबका मीन निकाल लिए क्योंकि हमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले मीन निकालना होगा इस सब का, उसके बाद इस सब के मीन जो आया है उसमें से इन सब को सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। तो घटाएं तो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, ये सब एब्सोल्यूट एरर आया है 2 1 -3 0। तो यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर इससे निकालेंगे, इसमें इसका मीन निकाल देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर का जब मीन निकाल देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो इसका जब मीन निकालेंगे तो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मोड के अंदर देना होगा। तो मोड के अंदर सबको लेते हैं यहाँ पर, और डिवाइड बाई जितना नंबर होता है उतना पूरा का डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 नंबर है, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको।
ऐड करते हैं तो 6 आता है, 6/4 यानी कि 1.5 सेकेंड आता है। तो लिखते कैसे हैं इसको? इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? जो मीन वैल्यू आया है उसके साथ प्लस माइनस इतना, यानी कि इतना तो होगा कन्फर्म है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब 1.5 सेकेंड का एरर हो रहा है, 1.5 सेकेंड ज़्यादा हो या 1.5 सेकेंड कम हो, इसका मतलब हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करा है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सब गलत दिया है, यही आपका सही आंसर होगा। देख लीजिए, तो हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये भी एग्जाम, किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2014 का बिट सेट का एग्जाम पहले होता था, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नीट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, जेईई मेंस में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस का ही पूछा हुआ है। 2006 या 2007 में जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पर है। इन अ वर्नियर कैलिपर एन डिवीजन ऑफ इट्स मेन स्केल एंड मैच विथ n+1 division of vernier scale. Each division of the main scale is a unit. Using the vernier principle, calculate least count. Least count calculate करने बोल रहा है। बोला है क्या, n मेन स्केल डिवीजन बराबर है n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर दिया है n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और एक मेन स्केल डिवीजन दिया है बराबर 1 यूनिट, ए यूनिट दिया है, ए यूनिट। एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ दिया है ए यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर n बाई n+1 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन होगा ना। इधर से ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n/n+1 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। मैं आपको पढ़ा चुका था। लीस्ट काउंट क्या ले सकते हैं, तो एक मेन स्केल डिवीजन का 1 यूनिट और वर्नियर स्केल डिवीजन का 1 यूनिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम सबसे लीस्ट काउंट ले सकते हैं, सबसे लीस्ट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या, वर्नियर कैलिपर्स में सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, मेन स्केल का 1 यूनिट और वर्नियर स्केल का 1 यूनिट। ऐसे मेन स्केल का 1 यूनिट बड़ा बड़ा होता है और वर्नियर स्केल का जो यूनिट होता है, मेन स्केल का जो यूनिट होता है बड़ा बड़ा होता है और वर्नियर स्केल का यूनिट जो होता है वो छोटा छोटा होता है, वो छोटा छोटा होता है। इस तरह से होता है। तो एक मेन स्केल यूनिट और एक वर्नियर स्केल यूनिट के बीच के डिफरेंस को ही सबसे लीस्ट काउंट ले सकते हैं। तो वही तो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या लेंगे, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, ये लेंगे ना, मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लेंगे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 - n/n+1 होगा ना यहाँ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू n, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो n+1 हो जाएगा -n, तो n से n चला जाएगा तो क्या बचेगा 1/n+1। ये n ऊपर जाएगा ना, n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n+1 होगा, n+1 -n, तो +n -n चल जाएगा तो 1 बचेगा 1/n। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मेन स्केल डिवीजन दिया है a यूनिट
तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 1/n+1। कितना हो गया? a/n+1। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है। ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो डी आपका सही आंसर है। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 यूनिट दिया है, n मेन स्केल डिवीजन बराबर n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इतना दिया था, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेंगे, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के यहाँ पर रखेंगे n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, n-1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - n/n+1। 1 मेन स्केल डिवीजन दिया है a यूनिट, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a इंटू 1/n+1। इसको क्या लिख सकते हैं? a/n+1। इसी टाइप का आंसर दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रू गेज पर और वर्नियर स्केल पर। तो वो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का है, एक जेई एडवांस का एक है, कीजिएगा जरूर उसको। ओके, हो गया? ओके, चलिए क्वेश्चन कीजिए। आपका स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का है। बोला है स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करने के लिए यूज किया है? बोला एक रॉड है, उसको मेजर करके एक स्टूडेंट इतना सेंटीमीटर लिखता है। बोला कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है मेजर करने के लिए? इस लेंथ को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है? इस रॉड के लेंथ को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है? मीटर स्केल, ये तो हो ही नहीं सकता है। मीटर स्केल में मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रहता है जनरली, और उसका सिंपल मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है? 1 मिलीमीटर। वो 1 मिलीमीटर से कम रहे अगर, तो वो नहीं मेजर कर सकता। वो मेरे पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। वर्नियर कैलिपर दिया है, बी में क्या दिया है? A vernier caliper where the 10 division in vernier scale match with 9 division of main scale and main scale has 10 division in 1 सेंटीमीटर। क्या दिया है? बी में क्या दिया है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक अगर ये आ रहा है लिस्ट काउंट इसका, मतलब इसको ये मेजर कर सकता है। देख लेते हैं। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट क्या हो जाता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट वही रह सकते हैं, एक मेन स्केल का यूनिट और एक वर्नियर स्केल का यूनिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को तो लिस्ट काउंट लेंगे, उसी को सबसे कम मेजर कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट बराबर कितना हो जाएगा? 1, यहाँ से मेन स्केल यूनिट को कॉमन ले लेंगे, एक मेन स्केल यूनिट बचेगा 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10। 1 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर इतना आया है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के जहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया? लिस्ट काउंट। यहाँ से लिस्ट काउंट क्या आ गया? कॉमन लेंगे 1 - 9/10 कितना हो जाएगा? 10 - 9 यानी कि 1/10। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है? मेन स्केल डिवीजन का 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? अगर एक मेन स्केल डिवीजन में 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का होगा। 0.1 सेंटीमीटर इंटू बाई 10, 1/10 है, इंटू 1/10 है, इसको बाई 10 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आ गया है, तो इसको आसानी से मेजर कर सकता है। 2 प्लेस तक आ गया है, लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर तक यह मेजर कर सकता है, तो इसको भी इजिली मेजर कर सकता है। तो ऑप्शन भी आपका सही लग रहा है, देख लीजिए, ऑप्शन भी आपका सही लग रहा है।
नोट कर लिए थोड़ा सा, हो गया, नोट कर लिए। उसके बाद ऑप्शन सी को भी देखते हैं, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सबको चेक करेंगे। ऑप्शन सी को देखते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन बी तो मेरा सही आ गया। जेईई मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन भी, 2 या 3 आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन सी में क्या दिया है। स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 मिलीमीटर। एक स्क्रू गेज है जिसका पिच 1 मिलीमीटर का है और उसके सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन दिया। ऑप्शन सी में यह दे रहा है। ऑप्शन सी में क्या दे रहा है, सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, पिच दिया है 1 मिलीमीटर का। पिच क्या होता है, जब एक कंप्लीट रोटेशन करने में, एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दे तो मेन स्केल जिसका, उसका मेन स्केल जितना आगे या पीछे मूव हो वो कहलाता है पिच। 1 मिलीमीटर पिच है, इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन जब करेंगे, एक कंप्लीट जब रोटेशन करेंगे सर्कुलर स्केल को, तो जो मेन स्केल है वो कितना आगे पीछे मूव करेगा, 1 मिलीमीटर मूव करेगा, तो पिच हो गया। तो इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कैसे, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना मूव किया वो पिच कहलाया। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 1 मिलीमीटर मूव करेगा, इस क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर मूव करेगा। अब लिस्ट काउंट उसका सबसे कम क्या ले सकते हैं, तो 100 डिवीजन रोटेट करके ना करके केवल हम 1 डिवीजन रोटेट करें, सबसे लिस्ट काउंट वही ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट, 1 मिलीमीटर बाई, ये पिच आ गया, बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, कितना होगा 0.01 मिलीमीटर। इसका लिस्ट काउंट आया 0.01 मिलीमीटर। इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। मतलब ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है। जाहिर सी बात है वो 2 प्लेस तक ही मेजर किया है, तो इसका यूज नहीं किया होगा। कर तो सकता है इसका भी यूज, इससे ही मेजर कर सकता है, ये तो और डीपली मेजर कर सकता है, उसका एक्यूरेट मेजरमेंट और दे सकता है उसको। तो जाहिर सी बात है वो वर्नियर कैलिपर का ही यूज किया होगा। डी ऑप्शन में क्या दिया है, 50 डिवीजन दिया सर्कुलर स्केल में और पिच 1 मिलीमीटर का। तो अगर ऑप्शन डी में क्या दिया है, ये ऑप्शन सी था। ऑप्शन डी में क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया है कि सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन किया है और पिच जो है सर्कुलर में पिच जो है इसका वो है 1 मिलीमीटर का। सर्कुलर स्केल लिस्ट काउंट निकालेंगे, लिस्ट काउंट वाला पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर पिच दिया है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, तो कितना हो जाएगा 0.5 से काटो 2/10 मिलीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे क्या लिखेंगे 0.0002 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं ना। ये 0.02 मिलीमीटर होगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.002 सेंटीमीटर। ये भी 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इतना डीपली मेजर तो वो किया नहीं है, वो सिर्फ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक 2 पॉइंट तक मेजर किया है। और यहाँ पर बताया नहीं है कि कितना है, वो 0 दिया है। यहाँ कुछ लिखता तो हो सकता है कि इस सब का यूज़ करता, इस सब का यूज़ करता तो यहाँ कुछ ना कुछ जरूर आता। यहाँ से पिच 1 मिलीमीटर दिया था, मतलब एक कंप्लीट रोटेट करने पर 1 मिलीमीटर मूव करता है आगे या पीछे, तो 50 डिवीजन पूरा रोटेट करता है तो 1 मिलीमीटर आगे पीछे मूव करता है। तो केवल 1 डिवीजन मूव करेगा तो 1/50 मिलीमीटर मूव करेगा, यानी 0.02 मिलीमीटर। यहाँ ये बाई 10 है ना, 0.2/10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.02 लिख सकते हैं। 0.02 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.002 सेंटीमीटर होगा। और 0.002 सेंटीमीटर डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर ये कर रहा है, 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है। यहाँ पर अगर ये स्क्रू गेज यूज़ करता, अगर ये स्क्रू गेज यूज़ करता तो ये 0 यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर कुछ और रीडिंग बताता, यहाँ पर जो है कुछ और रीडिंग बताता अगर ये स्क्रू गेज का यूज़ करता। तो स्क्रू गेज का यूज़ नहीं किया, इसका मतलब
इसका मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल का यूज़ क्या है, वर्नियर स्केल बी में क्या दिया है आपका, वर्नियर स्केल का यूज़ दिया है, और जो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट मिक्सिंग वाला क्वेश्चन। जेईई मेंस में कॉन्सेप्ट मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आता है। जेईई मेंस में अगर आया है तो कभी ना कभी नीट में भी आएगा, और फिर जेईई मेंस में हो सकता है रिपीट हो जाए। तो जेईई मेंस वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जेईई और नीट वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के जो भी कॉन्सेप्ट फंसे हुए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, इसको पहले इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके।